सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी इन द क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो आज मैं आपको मैथ्स का आपके जो मिड टर्म का भी एग्ज़ाम हुआ है, बेसिक और स्टैंडर्ड 10th क्लास का, तो मैं आपको स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बेसिक का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, मॉर्निंग का भी इवनिंग शिफ्ट का भी। तो आप पूरे पेपर को ज़रूर सॉल्व करिएगा, इससे आपकी एक बहुत बढ़िया बेहतरीन तैयारी आपकी उभर के आएगी। और कुछ इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में एक एक सॉल्यूशन कैसे क्या इसका आंसर आया है वो डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं फिर बिना वक्त गवाए हुए। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। बेसिक है ये, स्टैंडर्ड है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको दिया हुआ है 3x² प्लस 5x। इसका आपको क्या निकालना है? इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सवाल के अंदर कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b अपॉन में a। तो b होता है ये, a होता है ये, तो माइनस का 5 अपॉन में b 3। इसका मतलब जो हमारा बी आंसर है इस सवाल का वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है बच्चों जी? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस r1 और r2। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास दो सर्कल है और दोनों का सर्कमफ्रेंस, दोनों की रेडियस r1 r2 है। अगर दोनों के सर्कमफ्रेंस को आप प्लस करते हैं तो आपके पास एक नया सर्कल बन जाता है। कहने का मतलब ये है ना, एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये रहा, इन दोनों के रेडियस को प्लस करके आपने एक बड़ा सर्कल बना लिया। समझ रहे बात को? तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो 2πr है, नए रेडियस है, वो इन दोनों के सम के क्या है? इक्वल होगी। तो ये 2π को बाहर निकाल लेंगे कॉमन। 2π से 2π क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कैपिटल R जो नया R है आपके पास, न्यू सर्कल का रेडियस है, वो इन दोनों का सम क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों जी, वो इसका C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपको सेक पी माइनस कॉट क्यू का आप वैल्यू बताइए। आपको ये 15 दिया है, ये 17 दिया है, ये 8 दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई थीटा होता है तो यहाँ अगर 90 है तो इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो सवाल ने कहा है आपको पी से देखना है। अगर आप पी से देखेंगे ना तो फिर ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है, और ये हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो उसी प्रकार से फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इस तरह से चित्र बनाया। आपको पता है सेक पी का मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन में बी। तो आपने यहाँ से देखा तो एच हो गया ये हाइपोटेनस और बेस हो गया आपके पास 8। तो आपने 17 अपॉन में 8 लिख दिया। फिर उसी प्रकार से कॉट क्यू से देखा, तो होता है फॉर्मूला बी अपॉन में पी। तो बी है आपके पास 15 और ये है आपके पास 8। तो आप जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2/8 यानी कि 1/4। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपके पास दो जीरो दिए हुए हैं, -3 और 5। तो इससे आपका आंसर क्या आएगा? तो जब आपके पास -3 और 5 दिया हुआ है, आइएगा देखिएगा बच्चों जी, आपको -3 और 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको दो जीरो दिया हुआ है, एक की वैल्यू है -3 और एक की वैल्यू है 5। तो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस का 5 यानी कि 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो -3 मल्टीप्लाई 5 -15 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बनता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पे 2, आप इसको यहाँ पे रख देंगे। ये जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है -15, आप ये रख देंगे। अब आप कहेंगे ये वाला आंसर तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अगर इस पूरी टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2x² 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो कहीं 30 हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सटीक है। देखिए 2 4 15, या फिर आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो सेम आपका यही आंसर बनेगा। तो डी आंसर क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P बताइए। तो सवाल कहता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की लाइन है A और B और P एक ऐसा पॉइंट है जो उसको डिवाइड करता है 2 और 3 की रेशियो में। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। फॉर्मूला होता है, या M1 बोल लो, इसको M2 बोल लो, इसको हम M1 बोलते हैं और इसको हम M2 बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला को सेक्शन फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। आपने जब यहाँ पे सॉल्व किया पूरा इस तरह से तो आपका आंसर -8 अपॉन में 5 7.5 यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -8
y5 और 7/5 यानी कि 8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन डायग्राम, आपको ये दे रखा है कि ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, तो ये आपका बीपीटी का फॉर्मूला लग जाता है। और आपको ये पूरा निकालना है, ये पूरी साइड क्या है इसकी, तो बस तुरंत ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आपने फट से बोला होगा ये और ये और ये और ये अपॉन में आ गया क्योंकि बीपीटी है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो फिर आपने जब रखा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई किसकी, बीजेड की 3 सेंटीमीटर। और ये 3 आ गया बच्चों, तो ये पूरा क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो 5.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा सी आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आपको यहाँ पे 5 sin थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 16। तो आपने क्या करना है इस सवाल के अंदर कि आपको इसमें जो थीटा है ना, वहाँ पे आपको यहाँ पर 30 रख देना है। तो आपने इस सवाल में सॉल्व करना है और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 30 रख देना है। देखिए मैंने यहाँ पे 30 रख दिया, यहाँ 30 रखा है। 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पे √3/2 होती है। साइन 30 की 1/2 होती है, कॉस 30 की √3/2 होती है। उसका स्क्वायर भी है, यहाँ रखा स्क्वायर भी है। जब इसे सॉल्व किया तो ये 5/2 हो गया, ये सॉल्व किया 3 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9/4 हो गया। फिर इसी प्रकार से अपॉन में नीचे भी आया, देखो 4/2 हो गया, प्लस ये भी 9/4 हो गया। अब जब नीचे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 4 आएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ये 16 हो गया। ठीक है, तो 69। अभी देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 17। तो इसका अंदर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ए बिल्कुल आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज, आपको यहाँ पर ए और बी का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ना आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। देखिए एलिमिनेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y = में दिस, तो अगर मैं इस वाली क्वेश्चन को a से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर a से, तो देखिए एक जैसा हो जाएगा। तो मैंने इसी क्वेश्चन को a से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जैसे ही किया तो ये ax हो गया, ये ay हो गया, ये ab हो गया, ये a² हो गया, और सब्ट्रैक्ट में ये नीचे वाले आइटम लिख दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको आपने एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ से ये a² कैंसिल आउट हो गया, तो इसको आपने एज इट इज लिख दिया। इसमें से आपने कॉमन निकाल लिया y को, और यहाँ पर निकाल लिया कॉमन आपने बी को, तो a + b कट गया, तो कहीं कहीं y की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई। फिर इस y को उठाया आपने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया b की वैल्यू, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू -1 आ गई। तो कहीं ना कहीं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों जी, वो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। x की वैल्यू -a, y की वैल्यू b हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। कहता है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -1। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, आप जो भी आंसर लगा के आएंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसमें, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है यहाँ पे प्लस का 1, बट इन्होंने दे रखा है -1, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको +1/3 लेके चलूँगा तो शायद हो सकता है मेरा आंसर आ जाए, बट मैं -1/3 लेके चलूँगा तो अब देखिए मेरा आंसर क्या आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जब मैंने यहाँ पे -1/3 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/9, ये हो गया -1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऐसे का ऐसे रह गया। अब जब हमने नीचे इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम में 9 आ गया, ये 9 बना हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब ये देखिए 6 में से 9 चला गया तो -3 बचेगा, -3 बचेगा, तो जब उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 1 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 1। बट सवाल में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें आपको फ्री फंड के नंबर मिल जाएंगे, आपने कुछ भी टिक लगा हुआ, आपका आंसर सही जाएगा। एक्जैक्ट इसका आंसर से 1 आएगा। ठीक है, तो इस पर इसीलिए मैंने स्टार बनाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ऐसे क्या कहता है, कहता है MN इज कॉर्ड ऑफ द, देखिए मैं आपको एक बता दूँ, अगर आपने NCERT को बहुत अच्छे से कर लिया ना बच्चों जी, NCERT, बस पहले NCERT पे आप फोकस करिए। जब आपको NCERT का एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो उसके बाद बाहर के कैसे भी क्वेश्चन होंगे ना, दैट यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो आप पहले सारा फोकस करिए NCERT के सारे एग्जाम्पल्स, NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब हम कहते हैं MN इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड सेंटर आपको ये दिया हुआ है, और कहता है M और N वैल्यू निकालना है आपको x की। तो पहले तो मैंने ये सोचा चलो ठीक है, उसने कॉर्ड बोल दिया तो कॉर्ड हो सकता है, डायमीटर भी हो सकता है, डायमीटर भी तो कॉर्ड हो सकती है। बट अगर मैं इससे सॉल्व करता हूँ तो मेरे वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ तो मेरा आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब कॉर्ड ये दे रखा है इसने, और यहाँ पे सेंटर है, तो इसका सेंटर से इसकी इक्वल डिस्टेंस होती है कि नहीं होती, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होती है। तो बस आपने इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया कि ये इक्वल है किसके, इसके, लगाया फॉर्मूला जो आप इक्वल डिस्टेंस वाला लगाते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, आपकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो गई 4 आ गई, यानी डी आ गया आपका ऑप्शन, यानी आपका करेक्ट आंसर इस पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन उन्होंने गर्ल्स कैसे लिखा हुआ है, अपना लिखा हुआ है ना, आप पहले इसको क्रम में लिखिए, सही से लिखिए, सही से मतलब पहले ए फिर बी फिर सी। तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसी तरह से पहले बिल्कुल क्रम में लिखा। देखिए कैसे, पहले मैंने लिखा सवाल में क्या, पहले मैंने x को लिख दिया, फिर मैंने y को लिख दिया, फिर मैंने इसको इधर ले आया,
एक्स को लिख दिया, वाई को लिख दिया, फिर इसको लिया। अब देखो मेरे को साफ पता चल रहा है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो इसका मतलब A1/A2 -1/-1 करूँगा तो 1 ही हो जाएगा ना बच्चों जी। और B1/B2 करूँगा तो 2/5 हो गया। और C1/C2 करूँगा तो 8/14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसे काट दिया, 4/7 हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो इनकी बात सही बोल रहा है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है कि B की वैल्यू 2 और 5 है और C1 C2 की वैल्यू 4/7 है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देखिएगा डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यहाँ पे D फॉर दिल्ली जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक का ही बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर प्लस था और नीचे क्या था, माइनस था। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, आपका आंसर ये आएगा। ताकि देखिए कैसे आपको रैशनलाइज करना है, क्या करना है, रैशनलाइज करना है। जब आपने इसको रैशनलाइज किया तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया, नीचे A² - B² हो गया। अब नीचे जब A² - B² 1 - sin² का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब 1 के नीचे कॉस जाएगा तो सेक हो गया, साइन के नीचे कॉस जाएगा 10 हो गया। तो इसका मतलब ए आंसर बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो जाता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 13। क्या देखते हैं बच्चों जी, 13 कहता है ए 5 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब आपने एक सीढ़ी को इस तरह से एक दीवार से लगा दिया 5 मीटर, ठीक है, लंबी सीढ़ी है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो ग्राउंड की है दूरी वो 2.5 है। तो बताओ थीटा क्या होगा। तो भैया ऐसा कहाँ लगता है, ऐसा तो कॉस में लगता है। इसमें क्या लगता है, कॉस में। बी और एच क्या होता है, बी और एच। तो लगा दिया आपने बेस, और ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया 1/2। तो 1/2 किसकी वजह, तो cos 60 की। थीटा कितना आ गया, 60। इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44, एरिया ऑफ सेक्टर इज 38.5। एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे करना है आपको। आपने बोला कि 2πr आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है उसका, यहाँ से आपने रेडियस निकाल लिया 7। ठीक है, फिर सेक्टर का एरिया दिया हुआ है आपको, इतना फॉर्मूला होता है थीटा पर 360 πr² इक्वल टू में दिस, जिसको आप त्रिज्यखंड बोलते हो हिंदी में। आपने यहाँ पे थीटा दिया नहीं, आपने वैल्यू रखी, काटा पीटी कर ली बच्चों जी। तो आपका थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 90 डिग्री आ जाती है। ये काटा पीटी तो आपको समझ में आई रही होगी। तो इसका मतलब इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। तो 16 क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, अगला 16 क्वेश्चन कहता है कि ABCD, मतलब सी तो है ही नहीं इसमें, डी आर पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चों जी तो कहीं ना कहीं इसका चित्र कुछ इस तरह का बनेगा, ABCD है ना। तो आपने यहाँ पे लिख दिया होगा सारा सारा, सी पता नहीं था तो आपने x y मान लिया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कहती है कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये भी इसको बाइसेक्ट करता है और ये भी इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया यहाँ पर, x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये AC की बात हो गई। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये BD की बात हो गई। फिर कंपेयर कर लिया इसको इससे, इसको इससे। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6, यानी A इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कहता है द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसके तो जीरो होंगे वो क्या होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इसके दो नेगेटिव जीरो होंगे, वो भी इक्वल होंगे। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आया। जब मैंने देखा इसकी x की वैल्यू -3 आ रही है, -3 आएगी, तो इसका मतलब इसके 2 इक्वल सॉल्यूशन होंगे, वो भी क्या होंगे, एकदम नेगेटिव वाले होंगे। तो इसका मतलब इसका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आप बताइए कि फॉर द वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो कहता है लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन, के का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि नो सॉल्यूशन तब होता है जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो आपने बस इससे कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे आगे के की वैल्यू कभी भी 9/2 नहीं चाहिए, 9/2 हो गई तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो बस के की वैल्यू 9/2 नहीं होना चाहिए, यही इसका आंसर है। अब 19 तो एज एन क्वेश्चन है, आइए पहले हम पढ़ते हैं एजर्शन क्या कहता है। कहता है कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही बोल रहा है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। द स्क्वायर रूट ऑफ द प्राइम नंबर इज ऑलवेज, बिल्कुल जी, आप प्राइम नंबर को अगर रूट में रखेंगे तो हमेशा इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि उसके फैक्टर ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब दोनों बातें सही हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है कि एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है रीजन ने इसने, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन 20, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या इसका मीन जो इसका एवरेज है वो 10 आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो जब मैंने बच्चों जी इसको सॉल्व किया तो मेरा इसका आंसर 74.2 आया। इसका मतलब ये इसका जो आंसर 10 दे रखा है ये गलत दे रखा है, इसका मतलब इसका एजर्शन तो गलत है। रीज़न कह रहा है क्या, मीन का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ सम, ये बात तो सही है, यानी कि इसका एजर्शन रॉन्ग है बट रीज़न क्या है, सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं 21 की। 21 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बच्चों, 21 क्वेश्चन कहता है कि आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके अंदर एक क्वाड्रेंट बन गया, आपको इस शेडेड एरिया का रीजन निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए आप स्क्वायर के एरिया में से इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है, देखिएगा ध्यान से, साइड आपको 7 दे रखी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करेंगे। साइड का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, 7 कट गया, काट पीट किया तो आपके पास आंसर ये आया। फिर आपने एलसीएम के सब सॉल्व किया तो आपका आंसर 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड द सर्कल हैविंग रेडियस दिस एंड सेंटर पर एंगल 40 डिग्री का, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। आपको माइनर और मेजर दोनों निकालना है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है ये आपको। तो देखिए कैसे किया होगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे किया बच्चों जी, आर दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, माइनर सेक्टर कुछ इस तरह का बनता है, ये माइनर सेक्टर कहलाता है। तो आपने क्या करना है, आपने लगाना है थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, रखा, सॉल्व किया, आपका आंसर ये आ गया, ठीक है जी। लेकिन जब बात होती है मेजर की तो कहीं ना कहीं ये पीछे वाले की बात कर रहा है, तो अगर मैं 360 में से इसे माइनस करूँगा तो ये पीछे वाला एंगल आ जाएगा, तो ये बड़ा वाला पार्ट हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला ये लग जाता है 360 माइनस थीटा अपन में 360 पाई आर स्क्वायर। आपने सॉल्व किया, आपका ये आंसर आ गया। एक तरीका और भी था कि आप इस पूरे सर्कल के एरिया में से इसे माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिएगा, आपने भी सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, आइए चेक करते हैं। तो बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं और दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपको प्रूव करना है कि पूरा ट्रायंगल जो है ना आइसोसेलेस है। अगर कैसे भी करके मैं प्रूव कर दूँ कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइसोसेलेस प्रूव हो गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो आइए इसमें हमने क्या करना है, हमने लिखना है पहले तो कि आपको गिवन क्या है और आपको प्रूफ क्या करना है। चित्र आपको दिया हुआ है, तो आपने सबसे पहले ऐसे करना होता है बच्चों जी, आपने बोल दिया कि ये आपको गिवन था, तो इसका मतलब ये लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है, ठीक है। तो जब ये एंगल इसके बराबर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। कि रीजन क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से बराबर हो गया, क्योंकि 2 लाइन पैरेलल है। अब आप होगे इस ट्रायंगल में ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब ये 2 आपस में बराबर है तो साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अपोजिट साइड आर इक्वल अपोजिट एंगल, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब फिर आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल पूरा पूरा क्या है आपके पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको अगला चीज़ प्रूव करनी थी, कॉलिनियर। तो आपने ए बी निकाला होगा, आपने बी सी निकाला होगा और आपने ए सी निकाला होगा सेम डिस्टेंस की फॉर्मूले से। जब आपने निकाला और दोनों को जोड़ दिया, अगर कभी भी हम ऐसे करते हैं ना कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में ए सी, जोड़ने पर अगर ये चीज़ आ गई तो इसका मतलब ये कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर है तो आपने निकाला होगा, इसका भी रूट थे, इसका भी रूट 13 आया, और नेक्स्ट जब आपने सॉल्व किया तो उसका 2 रूट 13 आया, दोनों को ऐड किया तो इक्वल हो गया, इसका मतलब ये कॉलिनियर है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चॉइस वाला कहता है इफ़ द पॉइंट दिस एंड दिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी ये क्वेश्चन ये आपके कहता है कि ये जो पॉइंट है ये इनसे इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये है, आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको 23 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने बोलना है कि ये जो पी ए है ये बराबर किसके है, पी बी के। तो अगर मैं स्क्वायर लगा दूंगा ना बच्चों जी, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा, पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर, तो फिर मैं रूट नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट बोल दूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया तो यहाँ पे k की वैल्यू -2 और -4 आ जाती है। आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको बच्चों ने शायद ये क्वेश्चन बहुत गलत भी किया है। 17.32 आपको दे रखा है, 30 मीटर इसकी टावर की जो क्या कहते हैं बीच का डिस्टेंस है। तो आपको बोल रहा है एंगल निकालना है, रूट 3 लेना। बच्चा कह रहा है रूट 3 यूज़ क्या होगा, तो मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे होगा। आपने इस तरह से डायग्राम बनाया, ये टावर की हाइट है, ये बीच का डिस्टेंस है और ये आपको एंगल निकालना है। तो आपने बोला टेन थीटा ही तो लगेगा, पी अपॉन में बी, आपने टेन थीटा लगा दिया। अब टेन थीटा लगाने के बाद आपने पी का मान रखा, ठीक है, बी का मान रखा, तो आपने क्या करना, 30 दिया था ना, या पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो आपने डबल 0 लगाया, पॉइंट हट गया। तो अब आपने क्या करना, इसमें से 1/3 को बाहर निकाल लिया और 17 मतलब 1732 को लिख के अपन में 1000 लिख दिया, ठीक है। तो देखो 0 का मतलब 2, 0 का मतलब 3, 0 का मतलब 7, 1 का मतलब पॉइंट, तो कम से कम ये बन गया। और इसकी वैल्यू आपको क्या देखे, √3 को आपने रैशनलाइज कर दिया, तो ऊपर हो गया 3 से 3 कट जाएगा, 1/√3, 1/√3 वैल्यू किसको दी, 30 की, तो इसका मतलब आपका 30 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो 24 तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ 25 के साथ। उसके बाद हम बेसिक का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आपको कैसा लगा बच्चों जी मेरा छोटा सा प्रयास ये, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।